कंटेंट राजा हो सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ही भगवान है। मतलब अगर हम इसे इंग्लिश में कहें, कंटेंट इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। ये ना कोई आम कहावत नहीं है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के फाउंडर ने मुकेश अंबानी जी से बात की थी, तब मीडिया और बिजनेस की दुनिया का ये जो सबसे बड़ा सच है वो निकल कर सामने आया था। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र, मतलब पूरी बातचीत का बेस, यही एक लाइन है। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे भारत की रियलिटी टीवी इंडस्ट्री, जो कभी सिर्फ सुपरस्टार्स के चेहरे पर चलती थी, हाँ, जो पुराना मॉडल था, एग्जैक्टली वो अब कैसे पूरी तरह से एक डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन मशीन में बदल चुकी है। मैं इस विषय को लेके काफी एक्साइटेड हूँ। और इस रणनीतिक बदलाव को या कहें इस शिफ्ट को समझने के लिए हमारे पास जो रिसर्च है, जो डेटा है, वो मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल जेनजी वे के एक बहुत ही, मतलब सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो विश्लेषण से आता है। पे बात नहीं कर रहा है। सही बात है। ये उस पूरे इकोसिस्टम की परतें खोलता है जो हमारी फोन स्क्रीन से लेकर कहीं ना कहीं हमारी सोच तक को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन एक सेकंड, चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, उस वीडियो के टाइटल में स्कैम और डार्क रियलिटी जैसे काफी आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ। तो हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मकसद किसी पर कोई नैतिक या राजनीतिक आरोप लगाना नहीं है, ना ही हम उन दावों का समर्थन कर रहे हैं। हम यहाँ जज बनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम केवल उन बिजनेस मॉडल्स और जो डेटा एक्विजिशन के तरीके हैं, जो निष्ठुर लेकिन बेहद स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, बस उनको समझना है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जब हम बिजनेस के नजरिए से चीजों को देखते हैं ना, तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। हाँ, सिर्फ नंबर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बचता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो से, बिग बॉस। अब बाहर से देखने पर लगता है कि यार ये शो तो हमेशा सुपरहिट रहता है, तो फिर कोई भी नेटवर्क इसके मॉडल को बदलना या इससे आगे बढ़ना क्यों चाहेगा? यही तो कैच है। हाँ। इसका जवाब उस शो की कमाई और खर्चे के गणित में छुपा है। और वो गणित, जब मैंने वो नंबर्स देखे, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जो रिसर्च सामने आई है वो दिखाती है कि शो के होस्ट सलमान खान हर सीजन के लिए करीब 150 से 300 करोड़ रुपए के बीच चार्ज करते हैं। बाप रे। हाँ, और ये पूरे शो के बजट का लगभग 33% हिस्सा है। मतलब 1/3 पैसा सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जेब में जा रहा है जो पूरे हफ्ते शो में मौजूद भी नहीं रहता। बिल्कुल, वो सिर्फ वीकेंड पर आते हैं। तो इस रणनीति को मीडिया की भाषा में ना फेम ट्रांसफर कहा जाता है। नेटवर्क सलमान खान को इसीलिए थोड़ी बुलाता है कि वो शो चलाएं। वो उन्हें इसलिए बुलाते हैं ताकि उनका जो स्टारडम है वो उन अनजान कंटेस्टेंट्स पर ट्रांसफर हो सके जिन्हें शुरुआत में कोई नहीं जानता। सही बात है। लेकिन समस्या ये है कि ये फेम ट्रांसफर अब नेटवर्क की जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। अगर हम हालिया सालों के रेवेन्यू पर नजर डालें तो भारी उतार चढ़ाव दिखता है। हाँ, वो नंबर्स क्या थे? 2023 में कुल रेवेन्यू लगभग 250 करोड़ रुपए था। उसके बाद के सालों में यह कभी 350 हुआ, कभी 270 और पिछले साल 320 करोड़ रुपए रहा। तो अगर मैं यहाँ एक छोटी सी एनालॉजी दूं हमारे श्रोताओं के लिए, मान लीजिए आपने एक बहुत ही शानदार, एकदम आलीशान रेस्टोरेंट खोला है। वहाँ का खाना बेहतरीन है, इंटीरियर कमाल का है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को सैलरी देने में जा रहा है जो सिर्फ वीकेंड पर दरवाजे पर खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत करता है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। मतलब अगर आपकी कुल कमाई ये 300 या 320 करोड़ है और 150 करोड़ सिर्फ उस स्वागत करने वाले को जा रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, सेट डिजाइन, कंटेस्टेंट्स की फीस, मार्केटिंग और जीतने वाले की प्राइज मनी का खर्च कहां से निकलेगा? ये गणित तो साफ बता रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन, मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एकदम। और यही वो पॉइंट आता है जहां नेटवर्क एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। देखिए, जब कोई शो घाटे में जाने लगता है तो कोई भी आम बिजनेस क्या करेगा? उसे बंद कर देगा। हाँ, सबसे तार्किक कदम यही होता है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में एक नई और सफल IP, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना, ये लोहे के चने चबाने जैसा है। बहुत रिस्की है। बहुत ज्यादा। समय राणा, भारती सिंह कृष्णा और खुद कपिल शर्मा ने भी अलग अलग चैनल्स पर नए शोज बनाने की कोशिश की। हाँ, मैंने देखे थे वो शोज। और वो दर्शकों का ध्यान खींचने में बुरी तरह नाकाम रहे। तो बिग बॉस भले ही आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन वो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। लोग देखते हैं उसे। बिल्कुल,
वो लाखों आईबॉल्स खींचता है, रातों रात उसे बंद करने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। तो अगर आप पुरानी आईपी को बंद नहीं कर सकते और होस्ट की फीस भी कम नहीं करवा सकते, जो कि ऑब्वियसली सलमान खान कम नहीं करेंगे, तो नेटवर्क के पास रास्ता क्या बचता है? और यहीं से जन्म होता है एक समानांतर, मतलब एक पैरेलल नई आईपी का, एक ऐसा शो जो पुराने शो की कमियों को दूर करे। और हमारी रिसर्च के मुताबिक वो नया एक्सपेरिमेंट है द 50। जब हम इसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टीवी के सारे पुराने नियम उठाकर सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। ये बात एकदम सच है। इस नए फॉर्मेट का पूरा स्ट्रक्चर ही इस आइडिया पर खड़ा है कि हमें किसी महंगे सुपरस्टार की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। द 50 शो में जो कैरेक्टर कंटेस्टेंट से बात करता है, जिसे उन्होंने शेर या लायन नाम दिया है, वो कोई इंसान है ही नहीं। हाँ, वो तो एक प्रॉप है। सिर्फ एक कंकाल या प्रॉप है, और उसके पीछे एक वॉइस आर्टिस्ट है जो आवाज दे रहा है। तो ये सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला नहीं है, ये एक विशुद्ध, मतलब एक प्योर बिजनेस डिसीजन है। मैं तो कहूंगा ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब सोचिए, अगर कल को उस वॉइस आर्टिस्ट के नखरे बढ़ते हैं या वो ज्यादा पैसे मांगता है, तो नेटवर्क उसे 1 सेकंड में बाहर निकालकर किसी और को माइक पकड़ा देगा और दर्शकों को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। शो की जो आईपी है, उसकी पहचान, वो पूरी तरह से नेटवर्क की मुट्ठी में सेफ रहती है। कोई एक इंसान या उसका स्टारडम शो पर हावी हो ही नहीं सकता। और बात सिर्फ होस्ट की फीस बचाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने प्रोडक्शन के तरीके को भी पूरी तरह से, कैसे कहूं, निचोड़ दिया है। हाँ, वो शूटिंग वाले दिन की बात ना। हाँ, शो का नाम द 50 है, जो दर्शकों से 50 दिन और 50 सेलिब्रिटीज का वादा करता है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई पता है क्या है? ये पूरा 50 दिन का कंटेंट सिर्फ 23 से 24 दिनों के भीतर शूट कर लिया गया था। ये कैसे? 26 जनवरी को शुरू हुई और 19 फरवरी तक सब समेट दिया गया। मतलब ये कैसे संभव है? 50 दिन का शो कोई 24 दिन में कैसे बना सकता है? बहुत आसान है। कंटेस्टेंट से एक ही दिन में 2-2 या 3-3 एपिसोड्स का कंटेंट शूट करवाया जाता है। दिन भर लगातार टास्क होते हैं। ओह, तो इससे नेटवर्क का क्रू का खर्च, सेट का किराया और जो रोजमर्रा का प्रोडक्शन बजट होता है, वो सीधे सीधे आधा हो जाता है। वाह! ये एक बहुत क्रूर कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो ये एक शानदार कदम है। और यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम उन 50 सेलिब्रिटीज या कंटेस्टेंट्स की फीस की बात करते हैं। जिस तरह से उनकी फीस तय की गई है ना, वो किसी भी बॉलीवुड स्टार को हैरान कर सकती है। बिल्कुल। रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि शो में आने वाले जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें प्रतिदिन केवल 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सिर्फ 30,000? हाँ। और जो मिड लेवल के जाने माने चेहरे हैं, जैसे रजत दलाल या फैजू, उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जो सबसे टॉप के कंटेस्टेंट है ना, उनकी भी एक लिमिट सेट कर दी गई है, मैक्सिमम 4 लाख रुपए प्रतिदिन। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात वो 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका जिक्र इस विश्लेषण में किया गया है। हाँ, वो क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ फ्लॉप हो चुके बॉलीवुड स्टार्स या ऐसे लोग जिन्हें ना बहुत सख्त रूप से स्क्रीन टाइम की जरूरत है, उन्हें केवल 1 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। सिर्फ 1 रुपए में? हाँ, और ये 1 रुपए का नियम असल में कोई मजाक नहीं है, ये एक कानूनी दांव-पेंच है। अच्छा। भारत के कानून के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैध या वैलिड बनाने के लिए उसमें कंसिडरेशन, मतलब कुछ लेन देन होना जरूरी है। तो 1 रुपए का भुगतान करके नेटवर्क उस कंटेस्टेंट को कानूनी रूप से बांध लेता है और उसके सारे राइट्स पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या? देखिए, अगर इन कंटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, और रिसर्च तो यहाँ तक बताती है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स इन इन्फ्लुएंसर्स की फीस में से 20% से लेकर 80% तक का मोटा कमीशन खा जाते हैं। हाँ, कट लेते हैं। ऊपर से वीकेंड पर दिखने के लिए जो डिजाइनर कपड़े पहनने होते हैं, जिनकी कीमत 80,000 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन तक होती है, वो भी कंटेस्टेंट्स को खुद अपनी जेब से या स्पॉन्सर्स का जुगाड़ करके लाने होते हैं। तो फिर ये इन्फ्लुएंसर्स इन शोज में जाने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में ना असली करेंसी पैसा नहीं है, असली करेंसी है अटेंशन, विजिबिलिटी। एग्जैक्टली। ये पूरा खेल विजिबिलिटी का है। वे जानते हैं कि अगर वे इस शो में दिखाई दिए तो रातों रात वे देश के करोड़ों फोन्स की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, और इस विजिबिलिटी के दम पर वे बाहर आकर ब्रांड एंडोर्समेंट से वो पैसा कमा लेंगे जो शो उन्हें नहीं दे रहा है।
मेक सेंस। लेकिन नेटवर्क की असली होशियारी इसमें नहीं है कि वे सस्ता शो बना रहे हैं। उनकी असली होशियारी इस बात में है कि वे इस विजिबिलिटी का इस्तेमाल अपना एक दूसरा बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और वो बड़ा लक्ष्य टीवी से जुड़ा हुआ है ही नहीं, वो जुड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म से और उस डेटा से जो हम और आप अनजाने में उन्हें दे रहे हैं। बिल्कुल। जब हम टीवी और ओटीटी के ऑडियंस को कंपेयर करते हैं तो बिजनेस का एक बहुत ही निर्मम सच सामने आता है। रिसर्च स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि टीवी पर भले ही मान लीजिए अनुपमा जैसे सीरियल की टीआरपी सबसे ज्यादा हो, हाँ, लेकिन जो विज्ञापनदाताएं हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो उस ऑडियंस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना मास टीवी ऑडियंस को लो पेइंग या कम खर्च करने वाली ऑडियंस माना जाता है। वहाँ जो टीवी पर विज्ञापन आते हैं वे साबुन, सर्फ या सस्ती चाय पत्ती के होते हैं। इसके उलट कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का उदाहरण लीजिए। टीवी की दुनिया में 0.8 की टीआरपी को न पूरी तरह से फ्लॉप माना जाता है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी केबीसी सालों से चल रहा है। क्योंकि केबीसी देखने वाला जो दर्शक वर्ग है वो अलग है। ब्रांड्स को पता है कि वो जो ऑडियंस है वो महंगी गाड़ियां या प्रीमियम इंश्योरेंस खरीद सकती है। सही बात है। इसलिए भी वो 0.8 की टीआरपी के लिए भी ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। और यही कारण है कि रिलायंस या जियो हॉटस्टार की पूरी नजर अब टीवी से हटकर ओटीटी पर आ रही है। उन्हें वो दर्शक चाहिए जो इंटरनेट चलाता हो, जिसके पास स्मार्टफोन हो और जो प्रीमियम विज्ञापन देख सके। लेकिन लोगों को टीवी छोड़कर ऐप पर कैसे लाया जाए? यहीं पर द 50 शो ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इस जाल को बिजनेस की भाषा में कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। शो में ये घोषणा की गई कि 50 लाख रुपए कंटेस्टेंट्स नहीं जीतेंगे, बल्कि जनता जीतेगी। फैंस के लिए 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया। अब सुनने में ये एक बहुत बड़ा इनाम लगता है। हाँ, 50 लाख बहुत होते हैं। लेकिन नेटवर्क के नजरिए से ये कोई इनाम नहीं है, ये उनका मार्केटिंग बजट है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। अगर किसी को वो 50 लाख जीतने का मौका पाना है या अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को बचाना है तो उसे टीवी से उठकर अपने फोन में जियो हॉटस्टार की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां जाकर वोट करना होगा। बिल्कुल। अब इसका गणित देखिए। इंडस्ट्री के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक नेटफ्लिक्स को एक नया ग्राहक जोड़ने में करीब 1200 रुपए का खर्च आता है। हाँ। सोनी को करीब 800 रुपए लगते हैं। अगर हम जियो का खर्च भी 800 रुपए मान लें तो 50 लाख रुपए खर्च करके उन्हें सिर्फ 6250 नए यूजर्स लाने की जरूरत है अपनी लागत वसूलने के लिए। और इस शो के जरिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। तो कॉस्ट तो कुछ भी नहीं रही। एग्जैक्टली। यानी प्रति यूजर जो खर्च आ रहा है, जो CAC है, वो कुछ रुपयों तक गिर गया है। मैं बता रही हूँ, ये दुनिया की सबसे सस्ती कस्टमर एक्विजिशन रणनीति है। लेकिन ऐप पर आने के बाद असल में होता क्या है? रिसर्च बताती है कि नेटवर्क को आपसे सब्सक्रिप्शन का पैसा तुरंत नहीं चाहिए। उन्हें सबसे पहले आपका डेटा चाहिए। हाँ। वोट करने के लिए आपको अपनी उम्र, अपना फोन नंबर और अपना जेंडर रजिस्टर करना पड़ता है। और एक डिजिटल मार्केटर के लिए ये जो जानकारी है ना, ये किसी सोने की खदान से कम नहीं है। एकदम सही पॉइंट है। और इस डेटा के बेसिस पर शुरू होता है असली खेल, जिसे हम इकोसिस्टम लॉक इन कहते हैं। हाँ। जब कोई यूजर वोट करने के लिए ऐप पर आता है तो शो के बीच में जो विज्ञापन चलते हैं वे उससे कोई बाहरी सामान नहीं बेच रहे होते। हाँ, तो वो क्या दिखाते हैं? वे उसे जियो के ही अन्य फ्री कंटेंट, फिल्मों या वेब सीरीज के विज्ञापन दिखाते हैं। उनका एकमात्र मकसद ये है कि वोट करने के बाद भी वो इंसान ऐप से बाहर ना जाए। समझ गया। वो उनके इकोसिस्टम में ही घूमता रहे। और शो बनाने का जो थोड़ा बहुत खर्च बचता भी है वो टाइटल स्पॉन्सर, पावर्ड बाय और जो दूसरे एसोसिएट स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे निकल जाता है। दिन भर में लगभग 150 विज्ञापन स्लॉट्स बेचे जाते हैं। बाप रे। मतलब शो का प्रोडक्शन स्पॉन्सर्स के पैसे से लगभग फ्री हो गया और करोड़ों दर्शकों का जो बहुमूल्य डेटा मिला वो शुद्ध मुनाफा है, प्योर प्रॉफिट। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। बताइए। देखिए, आपने डेटा ले लिया, लोगों को ऐप पर ले आए, लेकिन ये सब तभी काम करेगा ना जब लोग शो देखते रहें और सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा होती रहे। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हमेशा दर्शकों को बांध कर रखेगा? वो बोर भी तो हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए नेटवर्क किसी एक इन्फ्लुएंसर पर निर्भर रहता ही नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए जो तंत्र खड़ा किया गया है उसे रिसर्च में टैलेंट पाइपलाइन स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया है। टैलेंट पाइपलाइन? हाँ, ये किसी फैक्ट्री की तरह काम करता है जहाँ लगातार नए पुर्जे बनाए जाते हैं। यार, ये वाला हिस्सा सच में बहुत हैरान करने वाला था।
ऐसा लगता है जैसे एंडमॉल और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर ऐसे चेहरों को ढूंढते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव हो, जो विवाद खड़ा कर सकें। हाँ, जिन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना आता हो। वे उन्हें रातों रात स्टार बना देते हैं, जैसे एल्विश यादव हो गए, फुकरा इंसान, मुनव्वर फारूकी। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये सभी इसी टैलेंट पाइपलाइन से होकर गुजरे हैं। और इस सिस्टम की जो खूबसूरती है, या मैं कहूँ कि इसकी जो निर्ममता है, वो ये है कि जब ये चेहरे नए होते हैं तो इनकी कीमत बहुत कम होती है। नेटवर्क इन सस्ते चेहरों को अपने कई शोज में घुमाता है। लेकिन जैसे ही इन चेहरों की मांग बढ़ती है और वो ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं, एग्जैक्टली, तो पीछे से पाइपलाइन में एक नया चेहरा तैयार कर दिया जाता है। पुराने को बाहर किया जाता है और नए को अंदर। और अगर कोई इस सिस्टम से बड़ा बनने की कोशिश करे तो, या बगावत करे, तो उसका हश्र भी तय है। हाँ, रिसर्च में UK07 राइडर का जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत कुछ कहता है। जब उसने शो के अंदर खुद को नेटवर्क से बड़ा दिखाने की कोशिश की तो पर्दे के पीछे बैठे एडिटर्स ने अपना काम किया। उसे टीवी पर एक जोकर या क्लाउन की तरह एडिट करके पेश कर दिया गया। उसका पूरा नैरेटिव, उसकी जो पूरी इमेज थी, वही बदल दी गई। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि रिमोट कंट्रोल हमेशा उस कुर्सी के पास होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। टीवी या ऐप पर वही कहानी दिखती है जो वे दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो घर के अंदर असल में घट रही होती है। लेकिन पता है, बात सिर्फ शो के अंदर की एडिटिंग तक सीमित नहीं है। और भी कुछ है। नेटवर्क का कंट्रोल शो के बाहर हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर भी है। ओ हाँ, और यहीं पर कंटेंट सीडिंग स्ट्रेटजी की एंट्री होती है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं तो ये एस्ट्रोटर्फिंग जैसा है। जैसे आप किसी मैदान में असली घास उगाने के बजाय रातों रात इतनी सफाई से नकली घास बिछा दें कि दूर से देखने वाले हर इंसान को लगे कि ये घास तो प्राकृतिक रूप से उगी है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। हम सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स देखते हैं ना, हमें लगता है कि वे बिल्कुल असली या ऑर्गेनिक हैं, कि अचानक से लाखों लोग किसी एक विषय पर बात करने लगे हैं। हाँ, हमें ऐसे ही लगता है। लेकिन रिसर्च के जो डेटा पॉइंट्स हैं, वे एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। सच में? रिसर्च में बाकायदा स्क्रीनशॉट्स के साथ ये दिखाया गया है कि द 50 शो शुरू होने से कई दिन पहले ही, करीब 28 जनवरी को ही सोशल मीडिया पर उसके नाम के तथाकथित फैन पेजेस एक्टिव हो चुके थे। हाँ, शो शुरू भी नहीं हुआ था। और एक पेज पर तो शो शुरू होने से पहले ही 12,000 से ज्यादा पोस्ट डाल दी गई थी। मतलब कोई भी सामान्य दर्शक इतना फ्री कैसे हो सकता है कि बिना शो देखे 12,000 पोस्ट बना दे? ये कैसे होता है? ऑर्गेनाइज्ड PR मशीनरी का काम है। एल्गोरिथम को हैक करने का ये सबसे कारगर तरीका है। जब एक साथ हजारों पोस्ट किसी एक विषय पर डाली जाती हैं, तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम को लगता है कि लोगों में इस विषय को लेकर भारी दिलचस्पी है, तो वो उसे और पुश करता है। बिल्कुल, वो उस कंटेंट को और ज्यादा लोगों को दिखाने लगता है। इसी प्रक्रिया में मीम पेजेस का थोक के भाव इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो मीम पेजेस हमें हंसाते हैं, उन्हें बल्क में पैसा दिया जाता है ताकि वे एक ही समय पर किसी एक कॉन्टेस्टेंट को हीरो बना दे या किसी का जमकर मजाक उड़ाएं। हाँ, ये एक तरह से हमारी सोच, हमारे फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के साथ खेला जा रहा है। जब आप दिन में 10 बार एक ही शो के मीम देखते हैं तो आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया यही देख रही है, और आप खुद जाकर वो शो देखने लगते हैं। एग्जैक्टली। और ये रणनीति ना सिर्फ रियलिटी शोज तक सीमित नहीं है। इस विश्लेषण में अंबानी परिवार की हालिया शादी का भी उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो तो सबने देखा था। देश के हर व्यक्ति के फोन पर उस इवेंट की तस्वीरें और वीडियोस पहुंच गए थे। ये भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन गेम का हिस्सा था। मीम पेजेस, इन्फ्लुएंसर्स और PR एजेंसियों के नेटवर्क के जरिए एक निजी इवेंट को, एक पर्सनल इवेंट को इस स्तर तक फैला दिया गया कि वो एक राष्ट्रीय त्योहार जैसा लगने लगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ी बहस करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, वीडियो बनाने वाले ने इन सब चीजों को डार्क रियलिटी और स्कैम का नाम दिया है, लेकिन क्या ये सच में कोई स्कैम है? मेरा मतलब है, अगर कोई कंपनी अपना पैसा लगा रही है, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना रही है जो कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और डेटा दे रहा है, तो इसमें गैर कानूनी क्या है? ये तो विशुद्ध पूंजीवाद, मतलब प्योर कैपिटलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक स्मार्ट बिजनेस रणनीति को हम अपराध की तरह क्यों पेश कर रहे हैं? आपका ये तर्क ना बिजनेस के नजरिए से बिल्कुल सही है। अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो इसमें कोई स्कैम नहीं है। राइट। लोग अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च की असली चिंता इस बात को लेकर नहीं है।
कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। तो फिर क्या है? असली चिंता मोनोपोली यानी एकाधिकार और उस अथाह शक्ति को लेकर है जो किसी एक संस्था के पास आ रही है। अगर हम उन आंकड़ों पर नजर डालें जो वीडियो में पेश किए गए हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, वो आंकड़े सच में डराने वाले थे। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ जियो हॉटस्टार को हर महीने लगभग 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ व्यूज मिलते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के 300 मिलियन व्यूज अलग हैं। और अगर हम पूरे नेटवर्क 18 के छाते के नीचे आने वाले सभी चैनल्स को मिला लें तो टोटल कितना हुआ? तो ये नेटवर्क हर महीने लगभग 1.85 बिलियन यानी 185 करोड़ व्यूज पैदा कर रहा है। बाप रे, इस संख्या की गंभीरता को समझिए। भारत के टीवी मार्केट का 40% हिस्सा अकेले इसी एक नेटवर्क के पास है। यूनिक ऑडियंस यानी जो अलग अलग दर्शक हैं उनका 83% इनकी मुट्ठी में है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का 75 से 80% हिस्सा ये कंट्रोल करते हैं और ओटीटी मार्केट का 35 से 40% हिस्सा भी इन्हीं के पास है। तो जब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी एक जगह केंद्रित हो जाता है ना तो उनके पास पावर आ जाती है, बहुत बड़ी पावर। उनके पास ये ताकत आ जाती है कि वो पूरे देश का ध्यान, पूरा अटेंशन जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। और ये तो सिर्फ सीधे सीधे वाले व्यूज हैं। जब रजत दलाल या फैजू जैसे लोग शो से बाहर आते हैं, अपने YouTube चैनल्स पर गालियां देते हैं, विवाद करते हैं, तो जो स्पिन ऑफ कंटेंट पैदा होता है वो तो अलग ही है। हाँ, वो तो इस 185 करोड़ के आंकड़े में गिना ही नहीं गया है। बिल्कुल। वो इकोसिस्टम ना खुद ब खुद बढ़ता रहता है, एक लूप बन जाता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से जो ओवरऑल तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि रियलिटी टीवी अब पर्दे पर दिखने वाले होस्ट के स्टारडम का मोहताज नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ये अब एक बहुत ही कैलकुलेटेड मशीन बन चुका है जो सस्ते टैलेंट को इस्तेमाल करती है, जनता को लालच देकर उनका डेटा इकट्ठा करती है और अपनी भारी डिस्ट्रीब्यूशन पावर के जरिए सोशल मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करती है। और हमारे श्रोताओं के लिए ये विश्लेषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें डिजिटल साक्षरता का एक कड़वा पाठ पढ़ाता है। सही बात है। आज के बाद जब भी कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी एक ही चेहरे या किसी एक ही इवेंट के दर्जनों मीम एक साथ देखें तो एक पल के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। हाँ, खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सच में जनता का असली प्यार या गुस्सा है? क्या ये सच में ऑर्गेनिक है या फिर ये किसी कंटेंट सीडिंग स्ट्रैटेजी के तहत बोई गई नकली घास है? आपके फोन की स्क्रीन पर आपको जो सच्चाई दिखाई जा रही है वो शायद कहीं दूर बैठे कंट्रोल रूम से डिजाइन की जा रही है। क्योंकि इस पूरे खेल में असली प्रोडक्ट वो शो या वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। असली प्रोडक्ट आप है, आपकी अटेंशन और आपका डेटा ही वो करेंसी है जिस पर ये पूरा साम्राज्य खड़ा है। और यहीं पर हम अपनी आज की इस चर्चा को उसी शुरुआती विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ। कंटेंट इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। आज हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की इस असीमित ताकत से एक रियलिटी शो या एक शादी के लिए पूरे देश का नैरेटिव आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो जाते जाते जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड वाला फॉर्मूला सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित ना रहकर हमारी न्यूज, हमारे चुनावों या देश के बड़े सामाजिक मुद्दों पर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या हमारे पास इतनी समझ और ताकत बचेगी कि हम एक प्रायोजित सच्चाई यानी स्पॉन्सर्ड ट्रूथ और असली सच्चाई के बीच का फर्क पहचान सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर सवाल उठाते रहिए।